जब भी आधुनिक हैदराबाद की तस्वीर जहन में आती है ना, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आसमान को छूती हाईटेक सिटी की इमारतें, वो रिंगता हुआ भारी ट्रैफिक और हवा में तैरती हैदराबादी बिरयानी की खुशबू। बिल्कुल, एक ऐसा शहर जो भविष्य की तरफ पूरी रफ्तार से भाग रहा है। लेकिन इस चकाचौंध और शोर शराबे के ठीक बीचों बीच एक चट्टानी पहाड़ी पर खामोशी से खड़ा है एक ऐसा गवाह जो सदियों के राज अपने भीतर समेटे हुए हैं, गोलकुंडा किला। दिन की चिलचिलाती धूप में तो ये बस एक भव्य ऐतिहासिक खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ऊंची इमारतों के पीछे छिपता है ना, इस किले की दरारों से टकराकर गुजरने वाली ठंडी हवाएं कुछ और ही कहानी बयान करने लगती हैं। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल महज पत्थरों के एक पुराना ढेर या किसी आम पर्यटन स्थल के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा ये मिशन इतिहास के उन पन्नों को पलटने का है जिनमें हीरों के व्यापार की अंधी कर देने वाली चमक है, भयानक विश्वासघात का अंधेरा है और वो रूहानी दावे हैं जो आज भी उस किले की दीवारों में जिंदा हैं। और क्या दिलचस्प बात है कि गोलकुंडा सिर्फ ईंट पत्थर का बना हुआ कोई साधारण ढांचा नहीं है। यह शान और बेइंतहा त्रासदी दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन और जीता जागता उदाहरण है। जब हम आज की इस चर्चा के लिए जुटाई गई रिसर्च और दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि ये जगह विज्ञान और मानवीय भावनाओं के बीच का एक ऐसा पुल है जिसे पार करते हुए कई बार सच्चाई और किंवदंती के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है, एकदम मिट जाता है। हाँ, एक तरफ वास्तुकला की वो ऊंचाई है जो आज के वैज्ञानिकों को हैरान कर दे, और दूसरी तरफ लालच और धोखे की वो गहराई जो किसी को भी सिहरा सकती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो इस जगह की शुरुआत ही बहुत अजीब है। मतलब इसके नाम से ही शुरू करते हैं। गोलकुंडा शब्द आखिर आया कहाँ से? रिसर्च पढ़ते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि ये नाम गोलाकुंडा से निकला है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है चरवाहे की पहाड़ी। कितनी अजीब बात है ना? बहुत अजीब। एक ऐसा साम्राज्य जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया पर अपनी दौलत का राज किया, उसकी शुरुआत एक साधारण सी लोक कथा से होती है। बताया जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे लड़के को इस पहाड़ी पर एक रहस्यमयी मूर्ति मिली थी। बस उसी के बाद काकतीय राजाओं ने यहाँ मिट्टी का एक साधारण सा किला बनवाया। और उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिट्टी की ये चारदीवारी एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों की नींव बनेगी। बिल्कुल, लेकिन इस जगह का असली वैभव 16वीं सदी में शुरू हुआ, जब कुतुबशाही राजवंश ने इसे अपनी भव्य राजधानी बना लिया। देखते ही देखते वो मिट्टी की दीवारें रातों रात अभेद्य ग्रेनाइट में बदल गई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कुतुबशाही राजवंश का वह कदम सिर्फ एक किले का निर्माण नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक और आर्थिक केंद्र का उदय था। हीरों का व्यापार। हाँ। उस दौर में गोलकुंडा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह हीरों के व्यापार का इकलौता और सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र बन गया था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस समय पूरी दुनिया का बाजार यहीं से नियंत्रित होता था। सारे मशहूर हीरे यहीं से आए थे ना? बिल्कुल, दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे जिनके नाम आज भी इतिहास में गूंजते हैं, जैसे कोहिनूर जो आज ब्रिटिश राजमुकुट में है, या फिर होप डायमंड जिसके साथ कई शापित कहानियां जुड़ी हैं, ये सब यहीं की खदानों से निकले थे। पूरी दुनिया के व्यापारियों और लुटेरों की नजरें इस एक पहाड़ी पर टिक गई थीं। लेकिन इतिहास का एक बहुत ही स्पष्ट और निर्मम नियम है, अपार संपत्ति कभी भी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ एक अदृश्य शाप लेकर आती है। दौलत ने जहां एक तरफ गोलकुंडा को सबसे चमकीले सितारे की तरह उभारा, वहीं दूसरी तरफ इसी दौलत ने लालच और ईर्ष्या को जन्म दिया, जिसने अंततः इस पूरे साम्राज्य के विनाश का रास्ता भी साफ कर दिया। दौलत का ये शाप वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ मंडराता हुआ खतरा। शायद यही वजह थी कि इस किले को इतना अभेद्य बनाया गया। सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। हाँ, लेकिन गोलकुंडा सिर्फ अपनी ग्रेनाइट की मजबूत दीवारों के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जो आज के दौर में भी दिमाग चकरा देता है। मतलब आज हमारे घरों में एक कमरे से दूसरे कमरे में वाईफाई का सिग्नल ठीक से नहीं पहुंचता। सही कहा। और 16वीं सदी में उन्होंने बिना किसी बिजली या तार के एक ऐसा ध्वनि विज्ञान यानी अकूस्टिक सिस्टम तैयार किया जो आज भी इंजीनियरों को हैरत में डाल देता है। किले के मुख्य द्वार पर, जिसे फतेह दरवाजा कहा जाता है, वहां अगर कोई जोरदार ताली बजाए तो उसकी आवाज 480 फीट ऊपर पहाड़ी की चोटी पर स्थित बाला हिसार में साफ सुनाई देती है।
बिना किसी माइक के। हाँ, बस पत्थरों की बनावट का जादू। ये कैसे संभव था? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ज्यामिति और ध्वनि विज्ञान का एक बहुत ही सटीक ज्ञान था। वास्तुकारों ने उस फतेह दरवाजे के पोर्टिको और मेहराबों को इस तरह से डिजाइन किया था कि वे ध्वनि तरंगों को सोखने के बजाय उन्हें परावर्तित करके एक खास दिशा में ऊपर की ओर धकेलते थे। जो चूना पत्थर वहां इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल, चूना पत्थर और ग्रेनाइट का मिश्रण इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये तकनीक कोई मनोरंजन नहीं थी, ये सुरक्षा का एक बेहद उन्नत और तेज अलार्म सिस्टम था। ताकि पहरेदार तुरंत खबर दे सकें। हाँ, 16वीं सदी में फोन तो थे नहीं। अगर दुश्मन हमला करता तो पहरेदारों की ताली की आवाज सीधे सुल्तान और सेनापति तक पहुंच जाती थी। ये वास्तुकला की एक बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन अब इस ध्वनि विज्ञान ने एक अलग ही रूप ले लिया है। हाँ, और यहीं पर विज्ञान और रहस्य आपस में टकराने लगते हैं। जो सिस्टम दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था, आज उसके बारे में बहुत ही अजीब दावे किए जाते हैं। शोध करने वालों का कहना है कि ये ध्वनि प्रणाली आज सदियों पुरानी फुसफुसाहटों को अपने भीतर कैद कर चुकी है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों ने पुरानी आवाजों को सोख लिया हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। हवा के झोंकों के साथ जब वही अजीब सी आवाजें कान में पड़ती हैं तो कोई भी डर सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक परिघटना है। जब हवा उन सदियों पुराने खोखले रास्तों से गुजरती है तो वो अकास्टिक सिस्टम उसे एक अजीब सी गूंज में बदल देता है। इंसान का दिमाग हर आवाज में किसी की आवाज ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे हम पैराडोलिया कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम कला और मानवीय भावनाओं की बात करते हैं तो गोलकुंडा की कहानी इन वैज्ञानिक तर्कों से कहीं आगे निकल जाती है। यहाँ इतिहास की एक बेहद खूबसूरत लेकिन अधूरी प्रेम कहानी भी दफन है। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह और रानी तारामती की कहानी। ये किस्सा किले की कठोर दीवारों के बीच एक बहुत ही नर्म एहसास जगाता है। दस्तावेजों से पता चलता है कि सुल्तान तारामती की कला के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने उनके लिए किले से कुछ मील की दूरी पर तारामती बारादारी बनवाया था। एक अलग ही महल। हाँ, कहा जाता है कि तारामती जब मीलों दूर अपनी बारादरी में रियाज करती थी तो सुल्तान अपने महल से उनकी आवाज सुनते थे। उस कमाल के ध्वनि विज्ञान का इस्तेमाल कला के लिए भी किया जा रहा था। ये प्रेम और कला का एक ऐसा अनोखा संगम था जो सच में किसी को भी भावुक कर दे। कला और प्रेम का वो संगम अपने समय में भले ही बहुत जादुई रहा हो, लेकिन आज उसी कहानी ने एक रूहानी और खौफनाक रूप ले लिया है। साम्राज्य का पतन हो गया, रौनक खत्म हो गई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज भी वहां कुछ अजीब होता है बरा। हाँ, आज के जो साक्ष्य सामने आते हैं वे इसी ओर इशारा करते हैं। रात के समय जब सूरज ढल जाता है और सन्नाटा बजता है तो कई बार उस पुरानी बारादरी की ओर से घुंघरुओं की झंकार सुनाई देने के दावे किए जाते हैं। और सिर्फ घुंघरुओं की झंकार ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि कई लोगों ने रात के अंधेरे में बारादरी के मंच पर एक धुंधली सी आकृति को नाचते हुए देखने का दावा किया है। एक अदृश्य साया जो सदियों बाद भी अपने सुल्तान के लिए नृत्य कर रहा है। और वो साया धुएं में बदल जाता है। हाँ, कुछ ही पलों में धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। क्या कोई भावना इतनी गहरी हो सकती है कि वो समय के पार भी जिंदा रहे? ये एक ऐसी स्थिति है जहां इतिहास की गहरी भावनाएं वर्तमान के अनुभव से टकराती हैं। एक रानी जो अपनी कला के प्रति समर्पित थी, उसकी कहानी महज इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रही, वो किले के भारी सन्नाटे का हिस्सा बन गई। महसूस करने लगते हैं। और जब हम भावनाओं की गहराई और त्रासदी की बात करते हैं तो हमें गोलकुंडा के सबसे काले अध्याय की ओर रुख करना ही होगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और दुखद भी। साल 1687 की घटना, जब मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर इस अभेद्य किले पर पड़ी, उसने अपनी विशाल सेना के साथ गोलकुंडा का घेराव कर लिया। और ये कोई छोटा मोटा घेराव नहीं था। पूरे 8 महीने। जरा सोच कर देखिए, 8 महीने तक मुगलों की विशाल सेना बाहर डेरा डाले रही। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं और गोलकुंडा की सेना ऊपर से तोपों से ऐसी आग बरसा रही थी कि औरंगजेब की सेना अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं खोज पा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि गोलकुंडा सचमुच अजय है। ताकत के दम पर तो कोई हरा ही नहीं सकता था। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है जो बार बार दोहराया जाता है। बड़े बड़े किले अक्सर दुश्मनों की ताकत से नहीं, अंदर के अपनों की गद्दारी से गिरते हैं। वही हुआ जो हमेशा होता है। हाँ, जब 8 महीने के लंबे घेरे के बाद भी औरंगजेब बल से किला नहीं जीत पाया
तो उसने छल का सहारा लिया। उसने गोलकोंडा के एक बड़े अफसर अब्दुल्ला खान पानी को भारी रिश्वत देकर खरीद लिया। और उसी गद्दार ने रात के अंधेरे में चुपके से फतेह दरवाजा खोल दिया, वही दरवाजा जिसे मुगलों की तोपें 8 महीने में खरोश तक नहीं लगा पाई थी। और उस रात जो हुआ वो महज एक हार नहीं थी, वो एक ऐसा कत्लेआम था जिसने किले की मिट्टी को खून से लाल कर दिया। सोए हुए सैनिकों को मार डाला गया, बेरहमी से काट दिया गया हजारों वफादार सैनिक जो बेखबर सो रहे थे। आखिरी सुल्तान अबुल हसन तानाशाह को बंदी बना लिया गया। जो साम्राज्य अपनी दौलत और हीरों के लिए मशहूर था, वो एक ही रात में सिर्फ एक इंसान की गद्दारी के कारण खंडहर में तब्दील हो गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या इतनी बड़ी गद्दारी, इतना बड़ा धोखा और इतने बड़े पैमाने पर बहाए गए खून की कीमत सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित रह सकती है? जो सैनिक धोखे से मारे गए, उनका गुस्सा कितना गहरा रहा होगा? स्थानीय लोगों और पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं का मानना है कि उन धोखा खाए सैनिकों की रूहें आज भी उस दरवाजे के पास भटकती हैं। वो आज भी लड़ रहे हैं। हाँ, रात के अंधेरे में आज भी ढाल और तलवारों के टकराने की भयानक आवाजें, सैनिकों की चीखें सुनाई देती हैं, मानो वे आज भी उस गद्दार को रोकने की कोशिश कर रहे हों। इस खौफनाक मंजर से आगे बढ़ते हुए जब हम किले के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर जाते हैं तो रोंगटे और भी खड़े हो जाते हैं। बाला हिसार, ये वो जगह है जहां सुल्तान का मुख्य दरबार सजता था। दिन में नजारा खूबसूरत होता है, लेकिन रात में वही जगह डरावने सपने में बदल जाती है। कुछ पर्यटकों का दावा है कि उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने जोर से धक्का दिया, जबकि आसपास कोई इंसान नहीं था। यहाँ पैरानॉर्मल विशेषज्ञों का वो सिद्धांत काम आता है जिसे रेसिड्यूअल एनर्जी या अवशिष्ट ऊर्जा कहा जाता है। रेसिड्यूअल एनर्जी? हाँ, उनका मानना है कि जहाँ अत्यधिक सत्ता रही हो, बहुत खौफ हो, वहाँ की ऊर्जा भारी हो जाती है। कई लोगों ने बाला हिसार के इलाके में हवा में बिजली यानी एक अजीब सा स्टैटिक चार्ज महसूस किया है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि वहां जाने वाले कई लोगों के कैमरे अचानक काम करना बंद कर देते हैं या फुल बैटरी कुछ ही सेकंड में 0 हो जाती है। विज्ञान इसे चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव से जोड़ता है, लेकिन ये आम जगहों पर इतनी तीव्रता से नहीं होता। और इस भारीपन की जब बात हो रही है तो रामदास जेल का जिक्र करना जरूरी है। ये कोई आम जेल नहीं है। भक्त रामदास सुल्तान के दरबार में राजस्व अधिकारी थे। उन्होंने सरकारी खजाने का पैसा भगवान राम का मंदिर बनवाने में लगा दिया था। और जब सुल्तान को पता चला तो रामदास को इसी अंधेरी घुटन भरी कोठरी में बंदी बना दिया गया पूरे 12 साल के लिए। एक इंसान 12 साल तक अंधेरी कोठरी में रहा। उन्होंने उन 12 सालों में अपने हाथों से जेल की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी, जो आज भी मौजूद हैं। यह सिर्फ एक सजा की कहानी नहीं है, ये असीम भक्ति और भयानक मानसिक तड़प की कहानी है। लगातार 4380 दिनों तक उस अंधेरे में रहना। जानकारों का मानना है कि उन 12 सालों की मानसिक पीड़ा और प्रार्थनाएं उसी जगह कैद होकर रह गईं। इसीलिए वहां जाने पर अजीब सी उदासी छा जाती है। रात के सन्नाटे में कई लोगों ने उस कोठरी के भीतर से किसी के बहुत ही धीमे और दर्द भरे स्वर में भजन गाने या कराहने की आवाजें सुनने का दावा किया है। ये रेसिड्यूअल एनर्जी का एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, दिन के उजाले में तो सब भव्य लगता है। शाम को पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें अमिताभ बच्चन की भारी आवाज पूरे किले के इतिहास को जीवंत कर देती है। लोग खुश होकर लौट जाते हैं। लेकिन असली रहस्य तो शो के खत्म होने के बाद शुरू होता है, जब सारी लाइटें बुझ जाती हैं और किले के भारी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं। तब किले के जो पुराने सुरक्षा गार्ड हैं, वो जो आप बीती सुनाते हैं, वो नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन गार्डों के अनुभव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वे उस समय वहां होते हैं जब कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं होता। वो पेंटिंग्स वाली घटना? हाँ, उनकी कहानियों में शामिल है कि गार्ड रूम में दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स या नक्शों का सुबह अपनी जगह से बदला हुआ मिलना। ये तब होता है जब रात भर किले के सारे दरवाजे अंदर से बंद रहते हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गार्ड्स ये भी बताते हैं कि हवा के तेज झोंकों के साथ कई बार घोड़ों के दौड़ने की आवाजें गूंजती हैं। उनका डर बिल्कुल असली है। और सबसे डराने वाली घटना तो वो है जो एक विदेशी पर्यटक ग्रुप के साथ घटी थी। ये किस्सा बहुत मशहूर है कि वो ग्रुप शाम के समय भूल भुलैया वाले तंग रास्तों में भटक गया था। बहुत बुरा अनुभव था वो। जब सुरक्षा गार्डों ने उन्हें ढूंढा तो वे बदहवास थे, पसीने से तरबतर थे और उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वे लोग हमें बाहर नहीं जाने दे रहे। जरा सोचिए, वे लोग कौन थे? वहां तो कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। और अलौकिक मान्यताओं के बीच बहस छिड़ जाती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गोलकुंडा चूना पत्थर और ग्रेनाइट से बना है,
जब रात में तापमान गिरता है और तेज हवा तंग रास्तों से गुजरती है। तो वो एक औष्णिक प्रभाव पैदा होता है। हाँ, विज्ञान इसे प्राकृतिक भ्रम मानता है। लेकिन क्या विज्ञान हर चीज का जवाब दे सकता है? पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं का तर्क है कि विज्ञान हवा की गति को माप सकता है, लेकिन इंसानी भावनाओं को कैसे मापेगा? जिस जमीन पर इतना खून बहा हो, जहां इतना बड़ा धोखा मिला हो, क्या वहां की मिट्टी उन यादों को इतनी आसानी से भूल सकती है? शायद नहीं। वहां का सन्नाटा महज शोर की गैर मौजूदगी नहीं है, वो एक भारी सन्नाटा है। इसीलिए पीढ़ियों से एक स्थानीय चेतावनी चली आ रही है। आसपास के लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भूलकर भी किले की दीवारों को नहीं छूना चाहिए और बाला हिसार की सीढ़ियों पर अकेले नहीं रुकना चाहिए। उनका मानना है कि कुछ यादें पत्थरों में दफन ही अच्छी होती हैं। बिल्कुल। गोलकुंडा आज एक खंडर है, लेकिन बेखौफ खड़ा है। ये बताता है कि सत्ता खत्म हो जाती है, बस कहानियां हवाओं और पत्थरों में रह जाती हैं। अगर हम इन सभी बातों का निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जरा इस पे गौर करें। अगर गोलकुंडा की ये पत्थर किसी प्राचीन टेप रिकॉर्डर की तरह इंसानी इतिहास के सबसे गहरे दर्द और धोखे को सदियों तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो आज के शहरों का क्या? यही सोचने वाली बात है। क्या हमारे आज के आधुनिक कंक्रीट, लोहे और कांच से बने शहर भी हमारे जीवन को रिकॉर्ड कर रहे हैं? आज से सैकड़ों साल बाद जब हमारे शहर भी खंडहर बन चुके होंगे, तब हमारी कौन सी खामोश फुसफुसाहटें भविष्य के लोगों को सुनाई देंगी? क्या वे भी हमारे शहरों की दीवारों में कान लगाकर हमारी धड़कनें सुन पाएंगे?